अंतरिक्ष की खामोश फुसफुसाहट, एक नई जागृति। साल 2047 तक आते आते इंसान ने बादलों के ऊपर अपना दूसरा घर बना लिया था। पृथ्वी अब केवल एक नक्शा नहीं बल्कि एक धुंधली याद बन चुकी थी। अंतरिक्ष की अनंत गहराई में तैरता मार्क 7 स्टेशन इसी बदलती दुनिया का प्रतीक था। ये लोहे और कांच का कोई बेजान ढांचा नहीं था। यहाँ के गलियारों में बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें आती थीं और बड़ी बड़ी खिड़कियों से तारों की छांव में लोग अपनी शामें बिताते थे। रहस्य की आहट। 13 साल की आराधना को मार्क 7 पर खिड़की वाली लड़की कहा जाता था। आराधना घंटों शून्य के उस अंधेरे को निहारती जिसे सब खाली समझते थे। उसका छोटा भाई जय, जो अभी 10 साल का था, हमेशा अपनी खिलौना दूरबीन से तारों वाले समुद्री डाकू ढूंढने का नाटक करता। उनकी माँ पूजा स्टेशन की मुख्य ध्वनि विज्ञानी अकोस्टिक साइंटिस्ट थीं। उनका काम था अंतरिक्ष के उस सन्नाटे में छिपे संकेतों को ढूंढना। एक रात जब मार्क 7 पृथ्वी की विशाल छाया के पीछे से गुजर रहा था, आराधना की नींद एक अजीब सी झंझनाहट से टूटी। ये आवाज कानों से नहीं बल्कि सीधा रूह से महसूस हो रही थी। एक धीमी लयबद्ध फुसफुसाहट, जैसे कोई बरसों पुरानी लोरी गुनगुना रहा हो। आराधना ने महसूस किया कि यह आवाज उसे स्टेशन के पुराने सेक्टर जी की ओर बुला रही है। ब्रह्मांड की पहली भाषा। पूजा के लैब में खलबली मच गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसी तरंगें नाच रही थीं जो विज्ञान की किसी किताब में नहीं थी। पूजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह महज शोर नहीं है, ये एक जीवित पैटर्न है, जैसे कोई बच्चा पहली बार बोलना सीख रहा हो। अगले कुछ दिनों तक मार्क 7 पर एक रहस्यमयी तनाव बना रहा। हर 47 मिनट में वो आवाज लौटती। कप्तान विजय इसे लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि ये किसी अनजान दुश्मन का हमला हो सकता है। उन्होंने सुरक्षा शील्ड को और मजबूत करने का आदेश दे दिया। लेकिन नन्हे जय ने एक बात पकड़ी थी, मम्मा, जब हम डरे हुए होते हैं तो ये आवाज कांपने लगती है। सितारों से मिलन। उस रात आराधना और जय चुपके से मार्क 7 के सबसे पुराने हिस्से ऑब्जर्वेशन डेक पर पहुंचे। आराधना ने जैसे ही अपना हाथ ठंडे कांच की खिड़की पर रखा, वो फुसफुसाहट एक मीठी गूंज में बदल गई। खिड़की के ठीक बाहर शून्य के बीच एक आकृति उभरी, प्रकाश और तारों की धूल से बना एक विशाल पारदर्शी साया। पूजा भी वहां पहुंच गईं, लेकिन उन्होंने बच्चों को रोका नहीं। आराधना ने माइक्रोफोन से पृथ्वी पर होने वाली बारिश और चिड़ियों के चहकने की आवाज उस जीव तक पहुंचाई। वो जीव कोई हमलावर नहीं बल्कि एक भटका हुआ यात्री था जो सदियों से किसी हमजबान की तलाश में था। सुरक्षा और समझ का संघर्ष। तभी मार्क 7 का रेड अलार्म गूंज उठा। कप्तान विजय ने उस अनजान ऊर्जा को खतरा समझते हुए लेजर डिफेंस सक्रिय कर दिया था। जैसे ही ऊर्जा की किरणें उस साए से टकराईं, उसे दर्द महसूस हुआ और उसकी रोशनी बुझने लगी। रुको विजय, इसे मत मारिए, आराधना चिल्लाई। पूजा ने हिम्मत दिखाते हुए मुख्य बिजली घर पावर ग्रिड को ही बंद कर दिया। मार्क 7 पर एक पल के लिए घुप अंधेरा छा गया, लेकिन उसी अंधेरे में उस जीव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्टेशन को अपनी बाहों में समेट लिया। ठीक उसी पल एक विशाल सौर तूफान मार्क 7 की ओर झपटा। उस अतिथि ने अपनी ऊर्जा से स्टेशन के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया कि तूफान उसे बिना नुकसान पहुंचाए निकल गया। एक नई विदाई। तूफान थमते ही सब शांत हो गया। वह आकृति अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी। जाने से पहले मार्क 7 के हर कोने में एक सुकून भरी धड़कन सुनाई दी। वह विदाई का संदेश था। पूजा ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में लिखा, ब्रह्मांड में सन्नाटा नहीं है, बस हम ही अब तक समझने के लिए तैयार नहीं थे। मार्क 7 अब पहले जैसा नहीं था। आराधना ने खिड़की पर हाथ रखा और धीरे से मुस्कुराई। उसे पता था कि तारों के उस पार उसका एक दोस्त उसकी धड़कनें सुन रहा है।